एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 22 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि 2023 का रमन मैग्सेसे किसी भारतीय को ही दिया गया था, और ये हैं डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपको पता है ऑन्कोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? एक ऐसा डॉक्टर जो कि कैंसर के रोग को ट्रीट करता है। ये आसाम के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल में 2007 से डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है, और यह हॉस्पिटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुफ्त में लोगों का कैंसर का उपचार करता है। अब रेमन मैग्सेसे की बात कर लेते हैं। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार को, ये पुरस्कार डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है, बशर्ते उस फील्ड में किसी व्यक्ति ने सबसे बेहतर काम किया हो या उत्कृष्टता के साथ अपना प्रदर्शन दिखाया हो। कुछ साल पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार जर्नलिस्ट रवीश कुमार को भी मिल चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में करी थी, और एशिया का नोबेल प्राइज भी इसको बोला जाता है। तो जिन लोगों ने डॉक्टर रवि कन्नन आंसर किया था, उन सभी के आंसर सही है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन से मंत्री हैं जिनके द्वारा तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथन और इसके साथ एक नया पोर्टल का इनॉग्रेशन किया गया है जिसका नाम है नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल। तो ये हैं जी किशन रेड्डी। इनके द्वारा ये नए पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। पहले आपको बता देता हूँ ये पोर्टल क्या करेगा। ये पोर्टल या वेबसाइट आप बोल सकते हो, ये भारत के कई सारे उन डिस्ट्रिक्ट्स की आपको इंफॉर्मेशन देगा जहां पर भारत सरकार के द्वारा खनन किया जा रहा है मिनरल्स का। मतलब अल्टीमेटली ये पोर्टल आपको जानकारी देगा कि भारत में भारत सरकार कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में खुदाई कर रही है और जमीन से मिनरल निकाल रही है। आने वाले प्लान्स को भी ये डिस्कस करेगा पोर्टल। दूसरी चीज, मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथन क्या है? इस हैकेथन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत भर के ऐसे युवाओं को आमंत्रित किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। इन युवाओं को ये प्रेरणा दी गई है कि जिस तरीके से आज की डेट में हर एक चीज में टेक्नोलॉजी में एआई का यूज हो रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में मिनरल्स के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब जमीन से तरह तरह के मिनरल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसमें एआई का रोल क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारा काम काफी आसान हो सकता है। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। एक सम्मान है जिसका नाम बदलकर उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान कर दिया गया है। ये कौन सा पुरस्कार है जिसका नाम अब बदल दिया गया है? तो ये है उड़ीसा के अंदर बैजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2001 में पटनायक सरकार के द्वारा करी गई थी। यह पुरस्कार उड़ीसा के अंदर उन खिलाड़ियों को दिया जाता था जो कि खेल में बेहतर कार्य करते हैं। लेकिन हाल ही में उड़ीसा के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, आपको पता ही है, कुछ महीने पहले, और वहां पर बीजेपी की नई सरकार बनी है। तो बीजेपी की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, और इनके द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब से बैजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदल के उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान कर दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ जो धनराशि दी जाती थी वो अनचेंज्ड रही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके अंतर्गत सम्मानित किया जाता था, उनको 3 लाख रुपए पहले भी मिलते थे और अब भी मिलते रहेंगे। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने करंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उनको 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है इसमें। और ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं ग्राउंड के बाहर से, जैसे कि कोचेस वगैरह हो गए या एक्स्ट्रा स्टाफ हो गया, उनको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उड़ीसा में गवर्नर है इस टाइम पे रघुवर दास। कमला पुजारी जी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस चीज के लिए जानी जाती थी? तो ये एक कृषक थी, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट थी। साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने पिछले कई वर्षों में पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर मुहिम भी चलाई है और किसानों को जागरूक करने की कोशिश करी थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फायदे हैं। इन्होंने हमेशा किसानों को इस बात से जागरूक कराया कि कोई भी केमिकल बेस्ड या फिर कन्वेंशनल फार्मिंग ना करें, वो हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएं, जिससे कि जो पैदावार होती है वो काफी अच्छी होती है, जमीन बंजर होने से भी बचती है और लोगों की हेल्थ भी बेहतर रहती है। अगर मोटा मोटा बात करी जाए तो इन्होंने पिछले कई वर्षों में पूरे भारत के अंदर
100 से ज्यादा खेती की प्रजातियों को बचाया है विलुप्त होने से। इतना ही नहीं, इन्होंने हल्दी की भी कई प्रजातियों को और जीरे की भी कई प्रजातियों को संरक्षित किया था। ये कौन सा संस्थान है भारत का जिसने इजराइल की यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये है हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड। दरअसल यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड को जरूरत नहीं है, यहाँ पर इजराइल को जरूरत है भारत के रेल विकास निगम लिमिटेड के एक्सपीरियंस की। यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी ये चाहती है कि ये इजराइल के अंदर जो रेलवे ट्रैक्स बनाए या जो ब्रिजेस बनाए, उनमें रेल विकास निगम लिमिटेड इनकी मदद करे। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, भारत और इजराइल के बीच में ट्रेड रिलेशन वैसे भी है, वी आर फ्रेंड कंट्रीज। तो अब रेल विकास निगम लिमिटेड इजराइल बेस्ड कंपनी यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा। और रेल विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 2003 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है प्रदीप गौर। क्या नाम है? प्रदीप गौर। वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम पे? बेंजामिन नेतान्याहू, नाम इनका ध्यान रखिएगा। और ये आज तक के इजराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हाल ही में यूपीएससी के चेयरपर्सन पद से किसने रिजाइन दे दिया है? तो यूपीएससी के चेयरपर्सन इस टाइम पर थे कौन? मनोज सोनी। तो मनोज सोनी जी ने रिजाइन कर दिया है। और अभी इनका आपको पता है कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का बाकी था। यूपीएससी का जो चेयरपर्सन होता है उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इन्हें पिछले साल 2023 में मई के महीने में अपॉइंट किया गया था। तो ये करीब करीब आप मान लीजिए 2029 तक इस पोस्ट पर रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने पर्सनल रीजंस बताकर इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। यूपीएससी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है ये है 315, जिसमें बताया गया है कि भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। यूपीएससी की जिम्मेदारी होती है कि हर साल ये भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं सफलतापूर्वक, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे यूपीएससी के ही एग्जाम से निकलते हैं। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1926 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली यूपीएससी का। ये एक संवैधानिक निकाय है। ये कौन सा संस्थान है जिसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ एक पैक्ट साइन किया है और ये चाहते हैं आईआईएससी इनको सपोर्ट करे स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए? तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बीआईएस भारत का वो संस्थान है जो कि भारत के अंदर बिकने वाले हर एक प्रोडक्ट के लिए लगभग मानक तय करते हैं। मानक का मतलब ये होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बाजार से कुकर लेने जाते हो, तो कुकर में आपने देखा होगा आईएसआई सर्टिफिकेशन का एक स्टिकर लगा रहता है। वो स्टिकर आपको दरअसल ये बताता है कि ये कुकर कई सारे सेफ्टी मानकों से होकर गुजरा है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें काफी सारी साइंटिफिक बातों का ध्यान रखा गया है और ये सेफ एंड सिक्योर है। आप एक गाड़ी लेने जाते हो, वहां पर भी बीआईएस के स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी सिक्योर है, ये गाड़ी रोड पे चलने पे क्लाइमेट को बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं करेगी। ये सारी चीजें भी बीआईएस के अंतर्गत आती है। तो बीआईएस चाहते हैं कि क्योंकि काफी पुराने नियमों का ये यूज कर रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि टाइम के साथ साथ, क्योंकि क्लाइमेट लगातार बदलता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, तो ये चाहते हैं अब मानकों को अपडेट करना चाहिए, जिसके लिए ये मदद ले रहे हैं आईआईएससी बेंगलोर से। बीआईएस की स्थापना 1986 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है? पीके तिवारी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है? यह है नई दिल्ली। नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी, 1969। एंड नीति आयोग 2015 में स्थापित किया गया है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा 2024 का ग्लोबल सीएसआर एंड ईएसजी अवार्ड जीता गया है, क्योंकि इन्होंने बच्चों और महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए बेहतर कार्य किया है? तो ये संस्थान है श्री कुरुम्बा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है, ये दरअसल एक ग्रुप के अंतर्गत कार्य करता है जिसका नाम है शोभा ट्रस्ट। क्या नाम है? शोभा ट्रस्ट। और ये जो एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके आपको नाम से ही पता लग रहा है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो जाहिर सी बात है ये फ्री में लोगों के लिए काम करते हैं। और इन्होंने पिछले सत्र में जिस तरीके से भारत में बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देने के लिए, महिलाओं को मुफ्त एजुकेशन और सिक्योरिटी के लिए जो बेहतर कार्य किए हैं, इस वजह से इनको ग्लोबल सीएसआर एंड ईएसजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इनको गुड़गांव के हयात रेजेंसी में दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें ईएसजी का मतलब क्या है, ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस।
इन तीनों क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो ये स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोटो जीपी इंडिया में। और मोटो जीपी का इस बार जो लेटेस्ट कैंपेन हुआ है, इसका नाम है यूरो स्टार्ट इंडिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो टैगलाइन दी गई है उसका नाम है फेस कर रेस कर। क्या नाम है? फेस कर रेस कर। ओके, तो इसी को ये प्रमोट करेंगे। और यूरो स्टार्ट एक इंडियन पे टेलीविजन स्पोर्ट चैनल है जिसको कि बनाया गया था वार्नर ब्रदर्स के द्वारा। एक चीज आप और ध्यान रखें इसी तरीके से, भारत में टोबैको को कंट्रोल करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो तंबाकू कंट्रोल करने के लिए पीवी सिंधु होंगी ब्रांड एम्बेसडर। पीवी सिंधु को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और पहली बार जो ये दिवस था 1966 में मनाया गया था। इसको सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस और साथ में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन दोनों के द्वारा मिलकर डिक्लेयर किया गया था। आपको पता है ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को ही करी गई थी फ्रांस के पेरिस में। इस वजह से 20 जुलाई ही निर्धारित किया गया है। ये जो दिवस है ये एक तरीके से महान चेस खिलाड़ियों के पॉजिटिव इम्पैक्ट को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि विश्वनाथन आनंद, आर प्रगनंदा, डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, इस तरीके के खिलाड़ियों को। ये कौन सा इवेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है हाल ही में? तो इसका नाम है उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब समझिए ये है क्या। इसमें ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, यहां पर एक एक चीज आप समझिएगा, पीएम स्वनिधि योजना और साथ में DAY, इसको बोलते हैं डे NULM योजना, इन दोनों योजना के अंदर बेहतर कार्य किया है। अब स्वनिधि का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो कि रोड के किनारे पर अपने फूड स्टॉल वगैरह लगाते हैं, जैसे कि चाउमीन का स्टॉल है, मोमोज का स्टॉल है, या फिर कोई भी क्विजिन हो, तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से लोन दिए जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 80,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है ऐसे लोगों को। और सबसे बड़ी चीज, उनसे कोई भी चीज गिरवी नहीं रखवाई जाती है, कोलेटरल फ्री होता है ये। दूसरी जो योजना है ये है डे NULM। अब इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। अब इसके अंदर क्या प्रावधान है समझ लीजिए। ये जो योजना है ये ऐसे लोगों को जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको गरीबी से बाहर निकालने में और भेदभाव से बाहर निकालने के लिए लॉन्च करी गई है। तो दरअसल इस पूरे अवार्ड सेरेमनी के अंतर्गत उन्हीं लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने पिछले कई वर्षों में इन दोनों योजना को सफल बनाने का काम किया है। इसके अंतर्गत अगर बात करी जाए तो कई राज्यों को भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लोन देने में नंबर 1 पे जो राज्य रहा है ये मध्य प्रदेश रहा है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश रहा है, तीसरे नंबर पे पंजाब रहा है। यूटीज में अगर बात करें तो नंबर 1 पे लद्दाख रही है और उसके बाद पुडुचेरी रही है। अब इसी तरीके से अगर बात करें इस कैटेगरी में कि हाँ भाई NULM में किसने बेहतर कार्य किया है, तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। NULM में वैसे केरल ने टॉप किया है और एक प्रॉपर लिस्ट है अच्छी खासी जो कि मैंने PDF में दे दिया, आप वहां से एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये कौन सा देश है जो कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन कर चुका है और ये अफ्रीका का 10वां ऐसा देश बन गया है जिसने UN वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है? तो ये देश है आइवरी कोस्ट। और आपको बता दूं ये जो वाटर कन्वेंशन है ये इस वजह से बनाया गया था कि ऐसे देश जिनको पानी की समस्या है, जिनके आसपास पानी के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, वो इसको ज्वाइन करेंगे और यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी होगी कि उन देशों के लिए पानी का समाधान किया जाए। ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इसको 1992 में बनाया गया था, 1992 में। इस टाइम पर पूरे दुनिया के 53 देश इसके मेंबर हैं जिसमें से 10 अफ्रीकी देश हैं। बहुत ही जल्द इसको ज्वाइन करने के लिए अफ्रीका का जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये दोनों भी आगे आ रहे हैं। घाना की कैपिटल है अक्र, आइवरी कोस्ट की कैपिटल है योमोसुक्रो, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा एंड कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा
राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत करी गई है। तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवांत रेड्डी। तेलंगाना में पिछले विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार आई है और इन्होंने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत करी है। अब ये योजना है क्या, काफी इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए इसको। तेलंगाना के अंदर ऐसे स्टूडेंट जो कि यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करेंगे, उनको मेंस के एग्जाम में तैयारी करने के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, ताकि वो किसी ठीक ठाक कोचिंग में जाकर अपनी तैयारी कर सकें, या फिर अगर घर से ही पढ़ रहे हैं तो अपना खर्चा वगैरह वहन कर सकें। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी ये फैसिलिटी है, बशर्ते जो उनकी फैमिली की एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और तेलंगाना में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? ये है सीपी राधाकृष्णन। अब मेरा आज का सवाल आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आपको बताना है पुंग चोलम कौन से राज्य का फोक डांस है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आसाम, तेलंगाना, तमिलनाडु या मणिपुर। वैसे आप मेरी स्टैटिक जीके की किताब अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर आज ही मंगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ये किताब अवेलेबल है। मार्केट में आपको किताबें तो बहुत मिलेंगी स्टैटिक जीके की, क्योंकि उसमें सिर्फ टॉपिक दिए होते हैं, वो भी थ्योरी फॉर्म में। लेकिन मेरी किताब बहुत ही डिफरेंट है। उसका कारण ये है कि स्टैटिक जीके के पूरे 81 टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं, पहली बात। दूसरी चीज, टेबलर फॉर्मेट में मैंने आपको दिए हैं, ये सारे टेबल के फॉर्म में है ताकि आप आसानी से पढ़ के उसे याद कर सकते हो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, इसमें 2100 से ज्यादा मैंने आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी स्टैटिक जीके के कवर कराए हैं। जैसे कि एक टॉपिक है तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। इस तरीके से ये किताब अपने आप में संग्रह है। इसकी रेटिंग देख के ही आप समझ सकते हो अमेजोन पे कि कितनी बेहतर ये किताब है। और इस किताब का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जैसे चाहें वैसे आप अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच भी अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर किया हुआ है, कंप्यूटर के साथ साथ पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज। एसएससी के एग्जाम में टाइम नहीं बचा है तो आप अपना टाइम व्यर्थ ना होने दें। सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड बैच से पूरा सिलेबस कवर करें और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी करना चालू कर दें, ताकि इस बार सिलेक्शन हो सके। और जीएस जीके के साथ अगर आप रीजनिंग का भी कंप्लीट बैच चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वाला बैच ऑप्शन में है। अगर आप केवल जीएस जीके चाहते हैं तो ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। 50% ऑफ चल रहा है इस टाइम पर। हेल्प 50 आप कोड लगा लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन के अंदर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।